हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और ऐसे में मैं आपके रसायन विज्ञान वाले पार्ट से पहला टॉपिक विज्ञान एवं रसायन, दूसरा द्रव्य, तीसरा धातु एवं धातु, ये तीनों कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये तीनों का वीडियो नहीं देखा है तो तीनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ टॉपिक यानी कि गैफी नियम की बात करेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्योंकि यह गैफी नियम जो आपका चैप्टर है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कहीं भी आते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं अधिकतर, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी तक तो भूल गए होंगे ना, तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी गैसों का अनुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 आयतन विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा। आपका क्वेश्चन था, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए तथा गैस बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए एंड गैस बी आर 2 and 32 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस बी विल बी डिफ्यूज इन द टाइम टेकन टू डिफ्यूज 100 cc ऑफ द वैल्यू ऑफ गैस ए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए तथा बी आपके दो गैस हैं, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार ए का 2 है, बी का 32 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ए का जो 100 cc वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वह आपका डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होने में जितना समय लगता है, मान लीजिए आपका टी समय लगता है, तो जितना समय लगता है उतने ही समय में आपका गैस बी का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, कितना आयतन विसरित होगा, ठीक है। उतने ही टी समय में आपका वॉल्यूम गैस बी का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 25 cc। अब कैसे 25 cc आएगा, चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले विसरण की दर यानी कि डिफ्यूजन रेट होता क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है, ठीक है। और आर होता क्या है, आयतन बट्टी समय यानी कि V/T होता है, ठीक है। तो आपके दो गैस हैं, गैस ए है तथा गैस बी है। तो पहले गैस के लिए आर क्या होगा, VA अपन क्या हो जाएगा, TA होगा, ठीक है। दूसरे गैस के लिए क्या हो जाएगा, VB अपन TB हो जाएगा, ठीक है। और किसके अनुक्रमानुपाती है, तो 1/√m यानी कि √A/√MB, ठीक है। इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई और MB ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, VA इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा TB इज इक्वल टू VB इंटू TA, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और MB ऊपर गया तो यानी कि इज इक्वल टू MB/MA अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रीन छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, देखिए VA इंटू TB अपन VB इंटू TA अपन इजक्वल टू √MB/MA। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया कि गैस ए के लिए मैं इसको पतला करता हूँ तब शायद क्लियर हो कुछ। गैस ए के लिए आपका VA/VB, गैस बी के लिए गैस VA के लिए VA/TA, क्लियर करते हैं, फिर से बताते हैं। गैस ए के लिए VA/TA, गैस बी के लिए VB/TB और इसके लिए √1/MA इंटू MA/MB, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा VA इंटू TB, देखिए इसमें दिया भी गया है, TB इज इक्वल टू VB इंटू क्या, TA, ठीक है। और इज इक्वल टू MB/MA, ठीक है, अंडर रूट में। अब देखिए यह इसके अपॉन में आ जाएगा ना, इसके अपॉन में आ जाएगा, यही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देख लीजिए यही आपका आ गया, VA इंटू TB अपन VB इंटू TA इज इक्वल टू इतना। यहाँ तक आपको समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नहीं आया है तो फिर से एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको जो जो वैल्यू दी है इसमें पुट करना है। देखिए समय क्या दिया था, तो जितने समय ए में डिफ्यूज होता है आयतन उतने समय बी का भी डिफ्यूज आपको निकालना है, डिफ्यूजन रेट, ठीक है। डिफ्यूजन कितना डिफ्यूजन होगा उतना निकालना है। तो मान लेते हैं TA का जो होता है, गैस ए का जो डिफ्यूज होता है आयतन वह T समय में होता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। और TB का भी उतना भी होगा, यानी कि
जो गैस बी है उसका भी जो समय लगेगा वह भी टी ही लगेगा, यानी कि टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, उतने ही समय में दोनों का निकालना है, तो टी ए का अगर टी है तो टी बी का भी टी होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो गैस ए है उसका वॉल्यूम कितना डिफ्यूज होता है, तो 100 cc। ठीक है, गैस बी का हम लोगों को निकालना है, यानी कि वी बी निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो वी बी तो पता नहीं है। उसके बाद एम बी आपका कितना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना है गैस बी का, तो 32 है। गैस ए का कितना है, तो 2 है। इतनी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। देखिए, वी ए 100 इंटू टी बी क्या है, टी। ठीक है, और वी बी कितना है आपका, वी बी आपको ज्ञात करना है, वी बी यहाँ पर लिख दिया है, और टी ए कितना है आपका, टी है। ठीक है, और इसमें एम बी 32 और एम ए 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी बी आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 55 लाइक्स का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला है H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। आपको बताना है कि H2 तथा O2 जो हैं उनके डिफ्यूजन रेट का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विसरण की दर वैसे ही सेम टू सेम होगी। ठीक है, यही होती है, और RH2 अपन RO2 निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में निकाला, पिछले क्वेश्चन में निकाला था। और MA2 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, MH2 जो भी है। ठीक है, जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो इतना आपका √16 आएगा, यानी कि 4 संबंधित कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 4:1 आएगा। उसके बाद आप जब RO2 अपन RH2 निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1:4। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर इसका दाब हो जाएगा, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम ट्वाइस करने पर, यानी कि दोगुना करने पर इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होगा, इसका प्रेशर कितना गुना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस एक्स का अणुभार बताइए। ठीक है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है उसका डिफ्यूजन जो रेट है, कोई एक दूसरी गैस एक्स मान लीजिए, यह हाइड्रोजन गैस है, यह एक्स गैस है, इसका जो डिफ्यूजन रेट है यह किसी दूसरी गैस एक्स के डिफ्यूजन रेट का 5 गुना है, यानी कि यह चीज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, यह 5 गुना है इसका। ठीक है, तो गैस एक्स का अणुभार बताइए, इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप लोग। ग्राहम के नियमानुसार, ग्राहम का जो रूल है उसके अनुसार निकालेंगे। आर इज अनुक्रमानुपाती किसके रहेगा, इतने के रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम पिछले वाला ही है। देखिए RH2 अपन RX और MX2 अपन MH2। तो यह कितना है आपका, यह कितना है, RH2 कितना है, 5x है, और नीचे वाला कितना है, RX कितना है, x है। तो x से x कैंसिल 5 आ गया, और इधर का तो आपको समझ में आता है, MX निकालना है, MH2 2 दिया है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर MX अपन इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा, और इतना निकलेगा, और MX आपका इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस या फिर नो कीजिए, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, और एक बार वीडियो को वापस आप लोग देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, कहाँ तक हुआ था, हाँ यहाँ तक हो गया था आपका। 5th देखते हैं। निम्न में से सही गैस समीकरण चुनिए। तो ये तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि इसमें से सही गैस समीकरण कौन सा है, गैस इक्वेशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, P1V1 अपन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपन T2। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। आपको बताना है कि जो गैस का मिक्सचर दिया गया है नीचे ऑप्शन में, इनमें से किस पे, ठीक है, डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का जो नियम है, रूल है, वह किस पे लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, H2 तथा Cl2 पे। इसका सोल्यूशन देखेंगे आप लोग, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है। क्योंकि H2 तथा Cl2 आपस में क्रिया करते हैं, अतः इन पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है।
ठीक है, यही इसका क्लेरिफिकेशन था। अगला है CO2 तथा FO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि डिफ्यूजन मोशन का अनुपात बताना है, ठीक है, रेशियो बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए सेम टू सेम जैसे आपका पहला क्वेश्चन लगा था वैसे ही लग रहा है। डिफ्यूजन रेट वाला जितना भी क्वेश्चन लगेगा इसी फार्मूले पे लगेगा, ध्यान रखिएगा। सीधे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दो गैस हैं, एक CO2 है, एक FO2 है। तो CO2 है और नीचे FO2 है, और MFO2 यानी कि मालिक्यूलर उसका FO2 का कितना है मालिक्यूलर मास, और CO2 का कितना है रख दिए हैं। पुट करने के बाद इसका 64 आएगा, इसका 44 का 4 गुणे 11 कर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 11 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो 4/√11 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो आप लोग सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं भी चाहिए तब भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा मैं पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ वीडियो आएगी उससे पहले मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी न्यूज़ रहती है तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले वहीं पर मैं आपको न्यूज़ कोई भी होता है तो देता हूँ, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए। पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और पेज का नाम है DDU GKP2020। देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DDU के नाम से पेज हैं, लेकिन आप लोग को इसको फॉलो करना है। जहाँ पे 2020 लास्ट में लिखा होगा उसको फॉलो करना है, सर्च कर लीजिएगा। नहीं सर्च करना होगा तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दिया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ से आएगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। और 5000 कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, 5 के कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकेंड में विसरित होता है। उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन 122 सेकेंड में विसरित होता है। तो CO2 का वाष्प घनत्व तो क्या होगा, यानी कि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। तो सामान्य ताप पर यानी कि आपके कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जो H2 का एक फिक्स्ड वॉल्यूम है वो आपका 26 सेकेंड में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। और उतने ही समय में विद इन द टाइम उन्हीं स्थितियों में, ठीक है, उन्हीं स्थितियों में CO2 का उतना ही आयतन यानी कि उतना ही आपका वॉल्यूम CO2 का भी 122 सेकेंड में डिफ्यूज हो जाता है। तो CO2 का वाष्प घनत्व तो कितना होगा, यानी कि वाष्प घनत्व मतलब वेपर डेंसिटी, CO2 का वेपर डेंसिटी कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B 22 होगा। अब कैसे होगा 22, तो चलिए देखते हैं कैसे 22 होगा। तो 22 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे है, माना H2 का विसरित होने वाला आयतन यानी कि सपोज या फिर लेट H2 का जो डिफ्यूजन वॉल्यूम है V है, ठीक है। अतः CO2 का विसरण आयतन यानी कि CO2 का डिफ्यूजन वॉल्यूम कितना होगा, ग्राम के अनुसार यही होता है। सेम वही फार्मूला, ठीक है, ग्राम के नियमानुसार ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो बोल रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था सेम वैसे ही है, ठीक है। वही फार्मूला भी है वैसे पुट किया है, और तुरंत आपका दोनों यहाँ पर आ गया। इसके बाद स्क्वायर करेगा अंडर रूट हटाने के लिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 22, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, सेम वैसे ही है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए अभी तक 8 क्वेश्चन बताए हैं, 13 मिनट की हो गई। पता नहीं आपको बड़ी वीडियो पसंद है या फिर नहीं, ठीक है। मैं सोचता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको छोटी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कम समय में हो जाता है ना, तो उनको लगता है आसान है। लेकिन उनको क्या पता जो बड़ी वीडियो होती हैं उसमें कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको देखना चाहिए। क्योंकि बड़ी वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी वीडियो ऐसे बना देता है, आपके लिए बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। नहीं तो किसको पड़ेगी इतनी बड़ी वीडियो बनाएगा। तो अगला है आदर्श गैस समीकरण यानी कि PV = RT, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT होता है। में R का मान किस पर निर्भर करता है, जो R का वैल्यू है किस पर डिपेंड करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C, गैस के दाब तथा आयतन पर, यानी कि गैस के प्रेशर और क्या किस पे वॉल्यूम पर। एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि एक गैस का वॉल्यूम है 15 डिग्री सेल्सियस है पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। अच्छा, गैस का आयतन जो इतने टेम्परेचर पर इतना है, तो आयतन इतना करने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अच्छा, यही क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए कोई गैस है XYZ, कोई भी गैस है, उसका जो आयतन है वह इतने टेम्परेचर पर इतना है, तो इतने टेम्परेचर पर कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 303 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 303 डिग्री सेल्सियस। किस तरीके से होगा, कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका, कहाँ गया यार, क्वेश्चन नंबर 10 था ना। तो 10 का सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले
सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि 273 को ऐड करते हैं तब केल्विन में हो जाता है, कोई भी कितना भी सेल्सियस हो तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद V1 कितना है 300, ठीक है, V2 कितना है 600, T2 आपको निकालना है, तुरंत यही फार्मूला पुट कर देगा। बहुत ही ये आपका पॉपुलर फार्मूला है, आप लोगों ने इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। V1/T1 = V2/T2, ठीक है। निकालना क्या आपको T2 निकालना है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा V1 × T2 = V2 × T1 हो जाएगा ना। अब क्या निकालना है आपको, तो T2 निकालना है, तो T2 को यहीं रहने दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 × T1, और यह V1 किसके अपान में आ जाएगा, इसके अपान में V1 हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग बेसिक करने जाना है तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, V1 कितनी है, T1 कितनी है, V1 कितनी है, सॉरी V2 कितनी है, T1 कितनी है, V1 कितनी है, तुरंत इतना आपका आंसर आ जाएगा। और आपको यह आंसर किस में आया, केल्विन में, सॉरी जो आपका यह आंसर आया है, हाँ केल्विन में आया है, केल्विन में आया है ना। टेम्परेचर जो आया है केल्विन में आया, लेकिन आपको चाहिए किस में, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो 273 को घटा दीजिए। देखिए 273 को जोड़े हैं कब, जब सेल्सियस से केल्विन में बदले हैं, और जब केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे, तुरंत आपका आंसर 303 डिग्री सेल्सियस। आप में से बहुत लोगों को ये सब आता होगा, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता या फिर भूल गए हैं, ठीक है। आप लोग का भी रिवीजन हो जा रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है, यानी कोई गैस का डिफ्यूजन जो रेट होता है किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अणुभार पर, यानी कि मॉलिक्यूलर मास पर, ठीक है, या फिर मोलर मास भी बोल सकते हैं। दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात इतना है, तो गैसों के अणुभारों का में अनुपात होगा। अब तक तो सीबीएसई बोर्ड वालों को भी हिंदी पता चल गया होगा, मैं इन्हें इस तरीके से बताया, ठीक है। यानी कि दो जो गैस हैं उनका जो डिफ्यूजन मोशन या फिर डिफ्यूजन रेट है, ठीक है, डिफ्यूजन रेट का रेशियो कितना है, इतना है, ठीक है, 2:3 का है। तो गैसों के अणुभारों में कितना अनुपात होगा, ये तो इनके रेट का है ना रेशियो, तो इन्हीं गैसों के मोलर या फिर मॉलिक्यूलर मास का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9:4। किस तरीके से होगा, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। बहुत ही ईजी है, देख लीजिए, सेम वही, कुछ किया नहीं है, सेम वही फार्मूला, जो वैल्यू उसमें पुट किया है तुरंत आपका आंसर आ गया 9:4 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1-2 बार, या फिर वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा वैसे ही। अगला है, परस्पर अभिक्रिया न करने वाले गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यह किसका नियम है, यानी कि द टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ विच गैस अंडर द सेम कंडीशन। यह किसका नियम है, तो आपने नियम पढ़ा होगा किसका, डाल्टन का नियम पढ़ा होगा आपने, यही नियम होता है, यही जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन देके पूछ लिया किसका नियम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन का नियम, डाल्टन्स लॉ। अगला है, किसी गैस की विसरण की गति, कोई गैस है उसके डिफ्यूजन का जो रेट होता है फिर मोशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि इसके मोलर मास के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा बता दें क्या लिख के, ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती बोला है ना। अगर देखिए अनुक्रमानुपाती बोलता तो साइन तो ऐसे रहता, लेकिन ऐसे यहाँ पर रहता ना, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो यानी कि इसके अपान में आ जाएगा, तो इसके अणुभार के वर्गमूल के, यानी कि यह हो गया वर्गमूल, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/, मान लीजिए आपका विसरण की गति भी है, यही होगा, समझ गए। यानी कि इसके अणुभार के, अच्छा अणुभार है ना, तो अणुभार को किसी यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यही होगा। तो इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। NH3 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडल दाब पर घनत्व कितना होगा, ठीक है, यानी कि जो NH3 है, क्या बोलते हैं NH3 को, कमेंट में बताइए ज़रा। उसका 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडल दाब है, यानी कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डेंसिटी कितना होगा,
कितना डेंसिटी होगी उसकी। तो परमाणु भार आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है, n का 14 होता है, h का इतना होता है, टोटल आपका इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.37 ग्राम पर लीटर। सोल्यूशन देख लीजिए इसका। तो सोल्यूशन यह है PV इक्वल टू nRT पता है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। इससे P की वैल्यू निकाल लेंगे इतना, मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है ना, W/m। इससे आप लोग निकाल लेंगे DRT/m। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फार्मूला यह है, इसमें सारी वैल्यू पुट किए हैं, इतनी वैल्यू आई है, ये आपका आंसर आ गया है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जाके आप घर पे सॉल्व मतलब घर पे ही होंगे तो आराम से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका, मीथेन से भरे गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा क्या होगा। तो क्या होगा, गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं उसके बाद बताते हैं। एक आपका गुब्बारा है, ठीक है, उसमें मेथेन भरी हुई है। ठीक है, मेथेन तो पता है ना आपको, मेथेन भरी हुई है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है आप लोग नीचे बताइए कमेंट करके। उसमें मेथेन भरी हुई है, उसमें गुब्बारे में किसी नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद करते हैं, होल कर देते हैं किसी नीडल से। ठीक है, उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है, यानी कि और तुरंत ही छेद करने के तुरंत बाद ही उस गुब्बारे को क्या किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हाइड्रोजन के ताल में, यानी कि हाइड्रोजन के एक तरीके से पाउंड है, ताल है, तालाब है, उसमें डुबा दिया जाता है। तालाब नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का तालाब तो होता नहीं वैसे, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा तालाब की तरफ से हाइड्रोजन रखा है, उसमें में डुबा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद गुब्बारा क्या होगा, तो राइट आंसर गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा, अरे यार कहाँ चले गए हम, कैसे बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका, क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार जो है मेथेन, देखिए मेथेन का आ गया फार्मूला, CH4 की अपेक्षा कम है, अतः इसके विसरण की दर मेथेन की अपेक्षा अधिक होगी। इस कारण गुब्बारे का आकार बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। अगर समझ में आ गया इसमें से, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए। इसका PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जो भी आप सब कुछ कर दीजिए, सब फ्री है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना वाले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।